नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सुन रहे हैं शिवानी जी द्वारा लिखित एक उपन्यास कृष्णकल्ली, इसका छठा भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी अमूल्य राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, शिवानी जी की जादुई दुनिया में, जहाँ का हर एक पात्र बड़ा खास रहता है। विद्युत रंजन पत्नी से बिना कुछ कहे चले गया था। वह भूखी बैठी होगी, यह ध्यान आते ही वह उठ बैठा। क्लांत पन्ना उसकी छाती से लगी चुपचाप पड़ी थी। रंजन कल चला जाएगा, फिर वह उस एकांत बंगले में अकेली रह जाएगी। रंजन के हास्यास्पद प्रस्ताव को वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। दार्जिलिंग में रंजन के 3-4 बंगले थे। वह चाहता था पन्ना वहीं चलकर रहे, बीच बीच में वह आकर उससे मिलता रहेगा। रंजन की चतुरा माँ अब नहीं रही थी। उसकी मूर्खा मोटी पत्नी को पति के मंत्री पद एवं वैभव ने और भी मोटी, थुलथुली और आलसी बना दिया था। दोनों पुत्र अपनी अपनी पत्नियों में मगन थे। तुम्हें कभी कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं असम के दौरे और भी बढ़ा लूंगा। चाहने पर महीने में 2 बार भी आया जा सकता है। पन्ना के निर्विकार चेहरे पर उत्साह की एक भी रेखा नहीं उभरी। नहीं रंजन, वह आंचल संभाल कर उठ बैठी। जैसे फांसी दी जाने से पहले अभियुक्त की प्रत्येक इच्छा पूरी कर दी जाती है ना। वह हंसी। ऐसे ही मैंने अपनी मनचाही वस्तु कलेजे में संजो कर छिपा ली है। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। एटकिंसन का पूरा परिवार अब भीमताल छोड़कर अरविंद आश्रम जा रहा है। उसने मुझे साथ ले चलने का वायदा किया है। कौन है एटकिंसन? झल्लाकर प्रश्न पूछते ही रंजन स्वयं खिसिया गया। कोई भी हो एटकिंसन, उसे क्या अधिकार था पन्ना की गतिविधि पर रोक टोक रखने का, जिसकी मरे जिए की सुधि भी उसे आज तक कभी नहीं आई थी। एटकिंसन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। अरविंद आश्रम की एक जमीन का मुरब्बा भीमताल में भी है। उसी की देखरेख का भार आश्रम ने उन्हें सौंप दिया था। दोनों पुत्रों ने संन्यास ले लिया। एक अरविंद आश्रम में है माँ के पास, दूसरा न जाने हिमालय की किन गहन कंदराओं में जाकर खो गया है। तुम मेरी चिंता मत करो रंजन। प्राणाधिक सुंदर चेहरा रंजन के गालों के पास आकर सट गया। न मुझे अब तुम पर क्रोध है, न प्रतिशोध की भावना। कैसा आश्चर्य है। सच, कुछ घंटों पहले जब मैंने तुम्हें फोन किया, तुम्हें पाने पर कच्चा चबा सकती थी, पर अब जैसे स्वयं ही सब कुछ धुल कर साफ हो गया है। कली को भी क्या दोष दूं? जब रक्त मांस की बनी सगी बड़ी दी ही मेरी शत्रु बन बैठी, तो उस पराई लड़की के लिए यह सोचना कि वह कभी मेरी बनेगी, सचमुच ही मेरा बचपना था। फिर भी एक बार आश्रम जाने से पहले बड़ी दी से मिलने की मेरी इच्छा है। तुम्हारी बड़ी दी क्या अब वहां बैठी है? रंजन ने सिगार की राख झाड़कर मुंह में दबा लिया। दोनों हाथ पीठ पीछे बांधकर वह फिर लेट गया। क्यों? पीली कोठी? पन्ना ने पूछा। पीली कोठी में अब प्लानिंग का दफ्तर है। बड़ी दी पाकिस्तान चली गई, कोई रहमतुल्ला है, उन्हीं से निकाह पढ़ लिया। मैत्री ने कलकत्ते में ब्यूटी क्लिनिक खोल लिया है। वाणी सेन दिल्ली में है, उसी ने तो बताया मुझे यह सब। दिल्ली में? वहां क्या कर रही वाणी? मोटी स्त्रियों को तन्वी बनाती है। स्लिमिंग सेंटर में अपनी पत्नी को लेकर गया तो देखा दफ्तर में बनी ठनी वाणी से बैठी है। वैसी ही धरी है अभी भी, दुबली पतली छरहरी। मुझे देखा, पहचाना, पर पट्टी ने चेहरे पर पहचान की एक रेखा भी नहीं उभरने दी। एकांत में मिली तो पहला प्रश्न उसने यही पूछा, क्या मैंने उसकी कली को देखा है? मैंने जब कहा कि मैं न कली से मिला हूँ और न उसकी माँ से, तो वह उदास हो गई। उसी ने मुझे बताया कि कैसे नए कानून बनते ही बड़ी दी का कारोबार एकदम ठप हो गया। वाणी दिल्ली चली आई और वहां उसने किसी योगी के साथ साझे का क्लिनिक खोल लिया। वह बता रही थी कि जितना पैसा उसने उस क्लिनिक से कमाया, उतना उस धंधे में भी कभी नहीं कमा पाई थी। वाणी झूठ नहीं बोल रही थी पन्ना। ओफ, कैसी कैसी कारों की लंबी कतार खड़ी थी। कितनी विदेशी दूतावास की में सिर के बल खड़ी योगाभ्यास कर रही थी। गिरे हुए रेशमी वस्त्रों में वाणी के रंगीले स्वामी को देखा तो दंग रह गया। हाथ में थी हीरे की अंगूठियां, गले में रुद्राक्ष की माला, और सिर के बाल तो लगता था फिक्सो लगाकर खड़े किए हैं। वाह वाणी, मैंने कहा, तुम और तुम्हारे योगीराज दोनों इस क्लिनिक के जीते जागते विज्ञापन हो। गाजर, मूली, टमाटर का रस पिला और सिर के बल खड़ी करके सचमुच वाणी ने मेरी पत्नी का वजन पूरा 1 स्टोन घटा दिया था। वाणी सेन से यदि मिलना चाहो तो अलबत्ता मिला सकता हूँ। नहीं,
अब मैं किसी से नहीं मिलूंगी। जिससे मिलना चाहती थी उससे मिल चुकी हूँ, और जिससे बिछड़ना चाहती थी उससे बिछड़ भी चुकी हूँ। देख आऊं क्या सचमुच ही चली गई। उसके पीछे पीछे उठकर रंजन भी चल दिया। दोनों ने बंगले का कोना कोना छान मारा, कली कहीं नहीं थी। हो सकता है कहीं मिलने मिलाने चली गई हो। दिमाग ठंडा होगा तो खुद ही चली आएगी। नहीं, अब वह कभी नहीं लौटेगी। मैं उसके स्वभाव को क्या नहीं पहचानती। मुझे और किसी की चिंता नहीं है। बस यही भय होता है कि रोजी न जाने क्या सोचेगी। उसे आज ही फोन पर यह सब बताना होगा। क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो पन्ना? रंजन ने टोपी उतारकर हाथ से उसकी मुड़तुड़ी भांज ठीक की, तिरछी कर माथे पर टिकाया, फिर अपना ब्रीफ केस उठाकर खड़ा हो गया। मैं अब चलूं? कल सुबह फिर आऊंगा। 5 ही घंटों में उसके सम्मुख खड़ी पन्ना की वयस जैसे 10 वर्ष घट गई थी। क्या मुझे छोड़ने थोड़ी दूर तक भी नहीं होगी पन्ना? प्रणय के आतुर आह्वान को पन्ना कैसे टालती। कोठी का द्वार बंद करके उसने ताला लगाया और रंजन के साथ मंथर गति से पगडंडी उतरने लगी। कल तक कौन सोच सकता था कि नित्य एक ही गति से बहते उसके जीवन में ऐसी उथल पुथल मच जाएगी। क्या वह कभी स्वप्न में भी सोच सकती थी कि रंजन उसे अचानक मिल जाएगा और कल ही ऐसी हृदयहीनता से उसे ठुकरा कर अकेली छोड़ जाएगी। निःशब्द दोनों कितनी दूर तक उतर आए। अब तुम लौट जाओ पन्ना। रंजन थम कर पलट गया। बहुत दूर आ गई हो। मैं कल सुबह 9 बजे तक आ पाऊंगा। तब फिर निश्चय करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। पन्ना ने हंसकर दोनों हाथ उसके कंधे पर धर दिए। देवदार के लंबे पेड़ के तने से उसने अपनी पीठ टिका ली। अब तुम्हें कोई निश्चय नहीं करना है रंजन। निश्चय तो मैं कर चुकी हूँ। हमें यही आज ही विदा लेनी होगी, कल नहीं। तुम्हारी पत्नी है, युवा पुत्र है, उनसे मैं तुम्हें छीन लूंगी तो कभी तुम स्वयं ही मुझे क्षमा नहीं कर सकोगे। मैं जा रही हूँ रंजन। इससे पहले कि रंजन उससे कुछ कहता, वह बिजली की गति से मुड़कर पगडंडियों में यंत्र से घूमती तिरोहित हो गई। बड़ी देर तक विद्युत रंजन खड़ा सोचता रहा, क्या करे। लौट चले पन्ना के बंगले में। फिर उसके कर्तव्य बोध ने उसे सहसा झकझोर कर रख दिया। मूर्ख, अभी तक केवल देश सेवा के बहाने देश का रुपया लूटने खसोटने का ही कलंक लगाए, अब क्या चरित्र हत्या भी करवाएगा। फिर राजभवन में मुख्यमंत्रियों की सभा है, ठीक 5 बजे। 4 तो यहीं बज गए हैं। तू उस पतिता वेश्या के पीछे भागने की सोच रहा है। स्वयं अपनी अंतरात्मा की एक ही धमकी से रंजन सहम गया। उसने टोपी सीधी की, रुमाल से पसीना पोंछा और ब्रीफ केस बगल में दबाकर तेजी से उतरने लगा। A man-eating tiger is a tiger that has been compelled through stress of circumstances beyond its control to adopt a diet aligned to it. जिम कॉर्बेट। किशोरी कुमाऊनी शेरनी परिस्थितियों से बाध्य होकर अब सचमुच ही जिम कॉर्बेट किसी खूंखार आदमखोर शेरनी बन चुकी थी। गोल चेहरा अब लंबोतरा पान के आकार का बनकर और भी सलोना हो गया था। 3 वर्ष के कलकत्ता प्रवास ने उस तन्वी के लचीले शरीर को दुबला बना दिया था, या कसे शरीर से सिले कपड़ों की चुस्त काट छाट का जादू था। शायद पन्ना भी उसे पहली झलक में नहीं पहचान सकती थी। पहचानती भी कैसे? टाटा टेक्सटाइल के लिबास में वह पहली बार मॉडल बनी तो स्वयं डायरेक्टर ने आकर उसे बधाई दी थी। विलक्षण मॉडल थी वह, जैसे विधाता ने ही उस अपूर्व मॉडल को स्वयं अपने हाथों से गढ़कर इसी अभिप्राय से धरा पर अवतरित किया था। पेशेवर मेकअप करने वाली की तुलिका करी क्या लेती? क्या उन अस्वाभाविक रूप से बड़ी आंखों, लंबी ऊपर को मुड़ी पलकों या नन्हे अधरों की क्यूपिड गढ़न में कहीं भी काट छाट की कोई गुंजाइश थी? सबसे अधिक आकर्षण था कली के बच्ची कैसे मासूम चेहरे का। हंसती तो गालों में पड़ते गहरे गढ़ों को जानबूझकर विलंबित स्मित में देर तक गहरे खोद कर रख देती। धीरे धीरे वह सलोना चेहरा साबुन के विज्ञापन से उठकर बहुत ऊपर चला आया। हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने स्वयं पत्र लिखकर उससे अनुरोध किया था कि वह भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन में विदेशी मार्केट को अपनी उपस्थिति से धन्य करे। न्यूयॉर्क के सोना एम्पोरियम में लाखों अमरीकियों के हृदय वह अपनी साड़ी के एक एक भांज में बंद कर हाल ही विदेश से लौटी थी। पर अब उसे नित्य मोटी बदसूरत चमकती दमकती स्त्रियों की भीड़ में घूम घाम कर नित्य नवीन साड़ी चूड़ीदार मिनिस्कर्ट के प्रदर्शन से ऊब उठने लगी थी। अब उसी की एक परिचित ने उसे मोटी तनख्वाह पर रिसेप्शनिस्ट के पद पर रखवा दिया था। सप्ताह में 4 दिन ही उसे काम पर जाना होता। न भागदौड़, न नित्य की सज्जा। पर जिस बंगाली परिवार के साथ वह रहती थी, उसकी गृहिणी अब उसके लिए विशेष सरदर्द बनती जा रही थी। इतनी रात तक कहाँ रहती हो?
कैसी नौकरी है भाई तुम्हारी? कहती हो खाना पीना सब वही मिलता है, उस पर सप्ताह में 4 दिन पड़ी पड़ी खाट तोड़ती हो। हमसे तो तुम्हें भली। जैसी धने खाली डोरिया साड़ी पहनकर तुम कल दफ्तर गई थी, ऐसी एक मेरे लिए भी ला देना भाई। कल ही पैसे किराए में काट लूंगी। बेला सेन की फरमाइशें पूरी करते करते कली को मकान का किराया बहुत भारी पड़ने लगा। एक कमरा और साझे का गुसल खाना उसे बहुत महंगा पड़ रहा था। किराए की भी उसे चिंता नहीं थी। चिंता थी उस आवश्यकता से अधिक मुखरा स्त्री के कौतूहली सदा जागरूक स्वभाव की। वह कहीं जाए, कुछ भी करे, उसका क्या? फिर ऐसे जासूसी भरे वातावरण में वह आश्वस्त होकर ठीक से सो भी नहीं पाती थी। पहले तो उसका व्यवसाय ही ऐसा था कि उसे सदा प्राण अपनी नन्ही हथेली पर धरकर नट की सी रस्सी पर चलना पड़ता था। पहले पहल कलकत्ता आई तो विवियन की ही दूर के रिश्ते की मौसी के यहाँ टिकी थी। मौसी का बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म था। लेग हॉर्न मुर्गियों के साथ साथ विवियन की लॉरिन आंटी और भी बहुत सी सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों का व्यापार करती है। यह समझने में कली को विलंब नहीं हुआ। ऐसी सुंदरी लुभावनी मुर्गी सहसा छप्पर फाड़कर लॉरिन के फार्म पर फड़फड़ा उठी तो उसने लपक कर हथेली पर बिठा लिया। आसपास चीनियों के कई परिवार रहते थे। उन्हीं के बीच एक चीनी जूते वाले के दरबे से गंदे मकान में रहती थी लॉरिन। बाहर से एकदम रिकेटी दिखते उस मकान का बरामदा भी किसी बूढ़े के हिलते दांत सा नीचे लटक आया था। जाली से घिरे अहाते में कई मुर्गियां दिन रात फड़फड़ाती रहती और 3-4 कलंगी वाले मोटे ताजे मुर्गे अकड़ से नए दुल्ले का सा सेहरा उठाए घंटा घर की घड़ी से स्वर मिलाते बड़े तरकीब बांग देकर कली की नींद तोड़ देते। टूटे मकान की श्रीहीन कांति देखकर कली का कलेजा कांप उठा था। कैसे रहेगी वो यहाँ? कहाँ देवदार का वैभव, सेंट मैरीज कॉन्वेंट की जीभ से चाटी गई स्वच्छ सज्जा, और कहाँ मुर्गे मुर्गे और पंख विहीन घिनौने चूजों का सान्निध्य। लॉरिन बड़ी बड़ी छातियों, चौड़े जबड़ों और घोड़ी कैसे चेहरे वाली अनोखी स्त्री थी। वह अपने घरने वालों की चोटी को तिब्बती स्त्रियों की केश सज्जा में चपटे सिर के चार और दोहरी लड़ में लपेट कर रखती थी। चौड़ी कमर में बंधा उसका एप्रन, हंगेरियन कढ़ा ब्लाउज और स्वच्छ स्कर्ट देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह दिन भर मुर्गियों के दड़बे में हाथ में झाड़ू लिए सफाई करती रहती है। सफाई के पीछे बुढ़िया दीवानी थी। इसी से उसके जीर्ण शीर्ण मकान का भीतरी कलेवर बाहरी गंदगी से एकदम अछूता था। ठीक जैसे कोई रूपसी मुस्लिम युवती गंदा बुर्का ओढ़े बैठी हो। बंगाल की वर्षा से पीली दीवारों पर कहीं कहीं पुराने मकबरे की सी काई जमकर घास के नन्हे गुच्छे उगाए थे। पर स्वयं लॉरिन का कमरा सदा स्वच्छ दर्पण सा चमकता। कमरे की सज्जा एक एंग्लो इंडियन के कमरे की सी सज्जा थी। मेंटल पीस पर सजाए क्रिसमस कार्ड, चित्रों में वधु वेश में हाथ में बड़ा सा गुलदस्ता लिए लॉरिन, पुत्री के बपतिस्मा पर उसको गोद में लिए लॉरिन। उसी के पास सुनहले फ्रेम में महारानी विक्टोरिया का एक बहुत बड़ा सा चित्र और धरा रहता, जिसे लॉरिन नित्य बड़े यत्न से पोंछ पाँच कर चमकाती रहती। लॉरिन के साथ उसकी अनाथ भतीजी सूजन भी रहती थी। बचपन में मोटर के नीचे दब जाने पर उसकी पूरी टांग काट दी गई थी। वह अपनी लकड़ी की टांग को बैसाखी के बल घसीटती बड़ी आश्चर्यजनक तेजी से चल सकती थी। सूजन, मुझे यहाँ आए 8 दिन हो गए हैं। कब तक ऐसे बैठे रहूंगी? आंटी से कहूंगी अब मुझे कहीं कुछ काम दिला दे। काम? सूजन ठठाकर हंस पड़ी थी। यहाँ तो काम ही काम है इडियट। चिंता क्यों करती है? आंटी इतना काम लाद देंगी कि संभाले नहीं संभलेगा। आज इसी चक्कर में तो बुढ़िया बाहर गई है। इधर आ। वह बैसाखी पटक अपने रेल के बर्थ के से पलंग पर बैठ गई थी। मेरी ये टांग देखती है ना, यही तो आंटी की सोने के अंडे देने वाली बत्तख है। देख। उसने अपनी निर्जीव टांग से लगी अदृश्य अर्गला खोल कर रख दी थी। इसी में एक साथ 30-30 सोने की पट्टियां स्मगल कर सकती हूँ। बुढ़िया के असली फार्म के नित्य बड़े अंडे देने वाली लेघान मुर्गी मैं हूँ, समझी? अब्दुल्ला और पार्वती का रक्त सचेत हो गया। सूजन के साथ साथ कली भी फिर बड़ी स्वाभाविकता से पर फड़फड़ाती घूमने लगी। कभी कलकत्ता, कभी बम्बई और कभी मद्रास। यूएआर और चीन का मनो सोना तब मद्रास में उतरा करता था। मद्रास की सीमा के पास ही कली की कार को उस बार 3-4 रेवेन्यू इंटेलिजेंस के भ्रष्ट कर्मचारियों ने घेर लिया था। सूजन का लकड़ी का पैर भय से ठक ठक कांप उठा। स्वयं कली की मुट्ठी भर की कमर में शिव के गले से लिपटी पतली नागिन सी सोने की कई पत्तियां एक क्षण को विचलित हो उठी थी। गुजराती लड़की रश्मि दवे आंटी के पोल्ट्री फार्म की सबसे नई फूहड़ डरपोक मुर्गी थी। हाय मैं मर गई, अब क्या होगा?
मेरे पिता मुझे गोली से उड़ा देंगे, कहते हुए वह डर से कांपने लगी थी। अरे चुप कर मूर्ख, कली फुसफुसाई थी। तेरे पिता मंत्री है और वर्षों से यही काम कर रहे होंगे। खबरदार जो तूने चेहरे पर शिकन भी आने दी। कार से उतरकर वह बड़ी मस्ती से मुस्कुराती, सींग घुसेड़ने को तत्पर क्रोधी सांड से चारों अफसरों की ओर बढ़ गई। कहिए, आप लोगों ने हाथ ऊंचे कर क्या हमें ही कार रोकने का आदेश दिया था? वह बड़ी दुष्टता से मुस्कुराने लगी। जी हाँ, चारों में सबसे गंभीर और मोटे तगड़े पुलिस की वर्दी पहने अफसर ने रूखा सा उत्तर दिया। ओह, कल ही माइलस्टोन पर बैठकर धूप का फैंटम चश्मा उतारकर रुमाल से पोंछती हंसकर बोली, मैंने सोचा शायद हैंड्सअप करके हम चारों के सौंदर्य से डरकर आप चारों स्वयं ही हथियार डाल रहे हैं। चारों में सबसे छोटा और चुलबुला सा छोकरा अफसर खू 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 करके हंसने लगा, पर दूसरे क्षण वरिष्ठ गंभीर अफसर की कठोर दृष्टि से सहम कर वह अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। हमें सूचना मिली है कि कुछ सोना स्मगल कर आज यहाँ लाया जा रहा है। आप ही की नहीं, हर आने जाने वाली गाड़ी की हम तलाशी ले रहे हैं। ओह आई सी। कली फिर हंसी। उसके गालों के गहरे गड्ढों में वर्दीधारी वरिष्ठ अधिकारी को छोड़कर शेष तीनों छोकरे अफसर वर्दी सहित गले तक धस गए। ले लीजिए ना तलाशी, पर तलाशी किसकी लेंगे, हमारी या हमारी कार की? सूजन डार्लिंग, तुम लोग सब नीचे उतर आओ। ये महाशय हमारी तलाशी लेंगे, कहते हैं हम सोना स्मगल करने आई हैं। तीनों लजाती मुस्कुराती अप्सराएं नीचे उतर आई। अकेला घनी मूछों वाला घाघ सरदार ड्राइवर व्हील पकड़े निर्विकार मुद्रा में सीट पर जमा ही रहा था। कली हंसकर कहने लगी, वहाँ सरदार जी, आप भी उतर आइए ना। सबसे कड़ी तलाशी इन्हीं की लीजिएगा सर। क्या पता घनी दाढ़ी और जुट्टे के जटाजुट में सोने की कोई भागीरथी छिपाए बैठे हो। अचानक न जाने कहां से पास के कॉलेज के छोकरों की भीड़ कार को घेर कर खड़ी हो गई। माला सिन्हा है, आई कैन बेट। एक स्वर फुसफुसाया, फिर वही छुतही गूंज पूरी भीड़ में गूंज उठी। देखा ना, कली को वही स्पष्ट फुसफुसाहट नई प्रेरणा दे गई। उसने अपनी भुवन मोहिनी हंसी के दर्पण में गालों के गहरे गड्ढे फिर चमकाए। आप नहीं पहचान सके, मेरे फैन ने मुझे पहचान लिया। महाशय, हम सोना स्मगल करने नहीं, अपितु नीरज दक्षिण प्रदेश में सुवर्ण वृष्टि करने आई है, समझे? अब तक खिलवाड़ करती परिहास रसिक कली ने गिरगिट का सा रंग बदल लिया। उसके पतले नथुने क्रोध से फड़कने लगे। यहाँ हम फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं। सोचा था आपका मद्रास हमारे स्वागत में पलक पावड़े बिछा देगा, पर देखा ना रश्मि, कैसे मूर्ख जाहिल लोगों का देश है। चाहने पर आपको शूट कर सकते हैं, ये जानते हैं क्या आप? कहा था ना मैंने, माला है मिस, ऑटोग्राफ इसी कॉपी पर दे दीजिए मिस। इन्हें अभी भगाते हैं, आप चिंता मत करिए। और चारों रौबदार अफसरों को विद्यार्थियों की भीड़ ने दूर तक खदेड़ दिया। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के चारों अधिकारी दूर से ही विद्यार्थियों को कॉपियों और पाठ्य पुस्तकों पर हस्ताक्षर करती चार अप्सराओं को विवशता से हाथ बांधकर देखते रहे। चलते चलते कली ने एक फ्लाइंग किस चारों की ओर उड़ा दिया और विनोद प्रिया तारिकाओं का रहस्यमय दल तेजी से कार भगाता मद्रास के गंतव्य स्थान पर सोना उड़ेल कर रात ही रात कलकत्ता लौट गया था। इसके बाद कली ने स्वेच्छा से ही वह धंधा छोड़ दिया। अब उसके पैर स्वयं ही महानगरी में जम गए थे। किसी के कंधे का सहारा लेने की अब उसे आवश्यकता नहीं थी। जिस फ्लैट में कली रहती थी उसके सामने ही एक लाल ईंटों का बना बड़ा सुंदर सा मकान था। कली को वह कलकत्ते के आधुनिक कलात्मक फ्लैट्स की भीड़ में खड़ा ऐसा लगता जैसे बनी ठनी उसकी सी आधुनिकाओं की खोखली प्रतिमाओं के बीच कोई घूंघट काढ़े सलज्ज ग्रामवधु ही खड़ी हो। न उसके द्वारों में पर्दे थे और न खिड़कियों में। तनिक निकट जाने पर ही भीतर के कमरों की अंतरंग छवि का स्पर्श करती कली की उत्सुक दृष्टि सीधे रसोई घर तक पहुंच जाती, जहां ग्रह की सज्जा से मेल खाती सरल और प्रौढ़ गृह स्वामिनी कभी कढ़ाई में ठेठ उत्तर प्रदेशी मसालों में पालक का साग छोंकती और काल्पनिक स्वाद लेते कली के नथने फड़क उठते। देवदार में माँ के पड़ोस में रहती थी मिसेज जोशी। कली ने उन्हें कभी हंसते नहीं देखा। जब छुट्टियों में घर आती, देखती उदास जोशी चाची रसोई में कढ़ाई में कुछ न कुछ घोट रही है। लगता हाथ कहीं है चित्त कहीं। कभी स्वयं बड़बड़ाने लगती, कभी चुप होकर गुमसुम बैठ जाती। स्वयं उन्हीं की पुत्री ने एक दिन कली को बताया था, 3 पुत्रियों के बाद जन्मा उनका सुकुमार पुत्र घोड़े से गिरकर मर गया था, तभी से माँ ऐसी हो गई है। कली जब भी जाती वे बड़े प्रेम से उसे चौके में बिठाकर स्वयं अपने हाथों से नाना प्रकार के स्वादिष्ट पहाड़ी व्यंजन बनाकर उसे खिलाती।
कलकत्ते के उस लाल ईंटों के मकान की गृह स्वामिनी को देखकर कली को जोशी चाची की ही याद होती। वैसी उदास दृष्टि, बड़ा सा टीका, यहाँ तक कि दबे ओठों का संयमित स्मित भी एकदम चाची का सा था। एक दिन वह दफ्तर जा रही थी। नित्य के अभ्यास से उसकी दृष्टि स्वयं ही लाल कोठी की ओर उठी। बरामदे में ही वह सौम्य महिला खड़ी थी। क्यों बेटी, कहीं नौकरी करती हो क्या? रोज इसी समय तुम्हें जाते देखती हूँ। जी हाँ। कल ही उस सीधे पल्ले में एकदम अबंगाली महिला के मुख से सुस्पष्ट बंगला सुनकर अवाक हो गई। क्या यहीं रहती हो? जी हाँ, बस 3 फ्लैट छोड़कर चौथे में। कभी आना, मैं अकेली रहती हूँ, मन बहल जाएगा। और फिर तीसरे दिन नियति ने कली को किसी जादुई गलीचे में बिठाकर वहां सामान सहित ही पहुंचा दिया था। रेवती शरण तिवारी को कलकत्ते में रहते 2 पुश्तें बीत चुकी थी। उनके दादा को काली मंदिर में शतचंडी पाठ करने कलकत्ते के प्रसिद्ध जमींदार ने पहाड़ से बुलवाया था। धीरे धीरे कलकत्ते में उनकी यजमानी में उत्तर उत्तर वृद्धि होती गई। उस निष्ठावान तेजस्वी ब्राह्मण के दमकते ललाट, सुमधुर कंठ, सुस्पष्ट संस्कृत उच्चारण ने उन्हें बंगाल के समृद्ध वैष्णव परिवारों का पुरोहित बना दिया। पुत्र को भी उन्होंने इसी आशा से संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था कि शास्त्री की परीक्षा पास कर पिता की यजमानी संभाल लेगा। पर शास्त्री पुत्र ने पिता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कलकत्ते के ही एक मारवाड़ी कॉलेज में वह संस्कृत पढ़ाने लगा। फिर स्वयं अपने पुत्र रेवती शरण को भी उसने अंग्रेजी स्कूल में दाखिल करा दिया। ऊंची शिक्षा प्राप्त करके रेवती शरण ने सर्वोच्च सरकारी पद पर पहुंचकर अपने शास्त्री पिता का पुत्र को अफसर बने देखने का स्वप्न पूरा कर दिया था। अब वे अवकाश ग्रहण करके पुश्तैनी मकान में रहते थे। दोनों पुत्रियां अपने ही समाज में ब्याह दी थी। बड़ा पुत्र प्रवीर काबुल दूतावास में उच्च पदस्थ अफसर था। छोटे पुत्र सुबीर की 2 वर्ष पूर्व भारत पाकिस्तान युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। शायद उसी सुदर्शन युवा पुत्र की अकाल मृत्यु ने वृद्ध दंपत्ति को अस्वाभाविक रूप से गुमसुम बना दिया था। फिर पिछले वर्ष उसी परिवार में एक दुर्घटना और घट चुकी थी। परिवार का ज्येष्ठ पुत्र जब माता पिता के लाख सिर पटकने पर भी विवाह के लिए राजी नहीं हुआ, तो हार कर बड़ी बहन ने छोटे भाई के लिए ही सुंदर सी बहू खोज दी। उसी के रिश्ते की ननंद लगती थी वो लड़की। विवाह को साल भर भी नहीं हुआ था कि सुबीर को युद्ध में जाना पड़ा। कभी बाड़मेर, कभी जोधपुर और कभी कश्मीर। जहां जहां पाकिस्तानी बम गिराते, वहीं जैसे जानबूझकर ही उसे जाने का आदेश मिलता। फिर भी कोई उसका बाल नहीं बांका कर सका। पर जैसे ही युद्धबंदी की घोषणा हुई, किसी विश्वासघाती पाकिस्तानी की एक ही गोली ने उसे ठंडा कर दिया। रेवती शरण तिवारी तत्काल बहू को कलकत्ता ले आए। इतना बड़ा मकान था और भी सब सुविधाएं थी। विधवा बहू उन्हीं के पास रहकर पढ़ेगी। फिर वे स्वयं बहू को कॉलेज में भर्ती करा आए। कॉलेज जाने लगी तो स्वयं सास ने जिद कर हाथ में सोने की चूड़ियां डाल दी। सीधी सादी डरपोक सुंदरी पहाड़ी बहू की झुकी गर्दन धीरे धीरे सर्पगंधा के फन से उठने लगी। अब वह कभी कभी रोली की छोटी सी बिंदी भी धर लेती। ग्रह की बड़ी पुत्री जया मायके आई तो 1 वर्ष की ताजी विधवा बहू का श्रृंगार देखकर चकित रह गई। हाथों में सोने की चूड़ियां, गले में चेन, आंख में धूप का चश्मा और बगल में दबी पुस्तकें। जया बड़ी बुद्धिमती थी। माँ के भोले निरीह स्वभाव को वो जानती थी। अम्मा, उसने माँ को एकांत में खींचकर समझाया भी था, तुम क्या एकदम ही सठिया गई हो? सुबीर की बहू को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ी करना चाहती हो? ये सब तो ठीक है, पर तुम तो उसे धकेल कर दौड़ना भी सिखा रही हो। कौन कहेगा यह नाक सुड़कती चंपा है? तुमने तो इसका हुलिया ही बदल दिया है। तो क्या हो गया बेटी? सुबीर होता तो कितना पहनती ओढ़ती। अभी उम्र ही क्या है उसकी। वह ठीक है अम्मा, पर ऐसा भी क्या लाड़? परसों सिनेमा गई थी, आज फिर किसी सहेली के साथ चल दी। क्या करो जया, घर में रहती तो गुमसुम बैठे न जाने क्या क्या सोच सुमिर कर रोती रहती है। बच्ची तो है अभी। और फिर उसी बच्ची ने एक दिन सबके कान काट लिए। सुबीर की मृत्यु के पश्चात लाल बंगलिया में भजन कीर्तन आए दिन होता रहता। कभी नवद्वीप से कोई कीर्तन मंडली आ रही है, कभी विष्णुपुर से। रात रात भर झांझ करताल और मृदंग की संगत के साथ कभी माँ के सुमधुर गाने गूंजते, कभी राम प्रसाद के कीर्तन गाते गाते स्वयं रेवती शरण सुध खो बैठते। वर्षों से बंगाल में रहने से तिवारी परिवार के रहन सहन, बोलचाल, यहाँ तक कि पहनावे में भी सुदीर्घ बंग प्रवास की स्पष्ट छाप पड़ गई थी।
स्वयं गृह स्वामिनी के व्यक्तित्व में कुमाऊं एवं बंगाल की संस्कृति का अद्भुत सम्मिश्रण था। वह गले में पहाड़ी मंगलसूत्र पहनती, पर हाथ की चूड़ियों के बीच शंख की चूड़ी और नोआ, पैरों में बिछुए रहते, पर मांग में रहती प्रगाढ़ सिंदूर की रेखा, सीधे पल्ले की साड़ी के आंचल में झूलता बंगाल की गिन्नी का सा चाबी का गुच्छा। हिंदी बोलती तो लगता कोई बंगाली महिला हिंदी बोल रही है। पुत्र पुत्रियों के काम भी ठेठ बंगाली थे, पर रूप रंग था निरा पहाड़ी। दोनों पुत्रियां बंगाल में ही जन्मी और वहीं की जलवायु में पलकर बड़ी हुई। फिर भी उनका गौर वर्ण निर्दोष गठन देखकर दूर से ही कोई भी कह सकता था कि वे पहाड़ी हैं। छोटे पुत्र की आदमकद तस्वीर को देखकर कली मुग्ध हो गई थी। ऐसे जवान पुत्र की मृत्यु से बड़ा दुख माँ बाप के लिए और क्या हो सकता था। और फिर इसी युवा पुत्र की स्मृति में घर की बहू भी तो कालिक पोत कर चली गई थी। रेवती शरण तिवारी के यहाँ साधुओं का समागम कोई नवीन घटना नहीं थी। नित्य कोई न कोई बाबा आते रहते। उनके घनिष्ठ मित्र घोषाल बाबू ही पहले पर स्वामी विदुरानंद जी को उनके यहाँ लाए थे। कद्दावर पठान से थे स्वामी जी, गाल जैसे लाल सेब धरे हों, कंधे तक झूलते घुंघराले केश और किसी नादान बालक की सी दुधिया हंसी। तिवारी दंपत्ति उन्हें देखते ही उनके दासानुदास बन गए थे। सुरीले कंठ में गाए गए भजन दूर दूर से लोगों को खींचने लगे। संध्या होती ही अग्र चंदन के सुगंधित धुएं से आवेष्टित मृग चर्म पर बैठे स्वामी जी के भव्य मूर्ति जो देखता, उसी के चित्त का समस्त कलुष संशय स्वयं ही धुल जाता। कोई कहता 100 वर्ष के, कोई कहता पर ब्रह्म है भाई, उम्र का क्या ठिकाना, क्या पता 200 वर्ष के हो। एक दिन चंपा की सास ने स्वामी जी के दोनों पांव पकड़ लिए। महाराज, आप तो बद्रीनाथ जा रहे हैं, पता नहीं कब लौटेंगे। जाने से पहले मेरी इस अभागिनी बहू को दीक्षा मंत्र देना ही होगा। पता नहीं कैसा दीक्षा मंत्र दिया स्वामी जी ने। सुबह सास उठी तो न बहू थी न स्वामी। सारे कपड़े ढूंढे, पागलों की भांति भागते वृद्ध दंपति दक्षिणेश्वर गए। कभी स्वामी जी वहां भी चले जाते थे, क्या पता बहू भी उनके साथ चली गई हो। वह पाखंडी उनकी सुंदरी बहू को लेकर कहीं भाग भी सकता है, यह कल्पना भोले दंपति के निष्कपट मस्तिष्क में आ ही नहीं सकती थी। एक दिन बीता, रात भी बीत गई, तो दोनों अर्ध विक्षिप्त से हो गए। बड़ी लड़की को ट्रंक में लाया। तीसरे दिन जामाता पुत्री आए। दामाद पुलिस के विभाग का वरिष्ठ कर्मचारी था। जया ने आपसे पहले ही कह दिया था अम्मा, आपने बहू को बहुत छूट दे दी थी। चाहने पर मैं अभी लंपट को पकड़कर आपके पैरों में डाल सकता हूँ, पर क्या अब आप उसे ग्रहण कर सकेंगी। 2-3 दिन तक स्वामी जी के असंख्य दर्शनार्थी भक्त आ आकर लौट गए। स्वामी जी बद्रीनाथ चले गए और बहू, वह मायके चली गई है, अब वहीं पड़ेगी। कलकत्ते में उसका मन नहीं लगा। इस प्रकार तिवारी परिवार का कलंक केवल परिवार के कुछ ही सदस्यों तक सीमित रहा। प्रवीर को लिखकर क्या होगा, आने पर स्वयं ही जान जाएगा, कहकर शांत प्रकृति रेवती शरण ने बड़ी पुत्री को लिखी लंबी चिट्ठी फाड़ दी थी। अम्मा ने सुबीर का कमरा कली के लिए खाली कर दिया था। यह कमरा सबसे हवादार है और एकदम कोने पर है। इसी से किसी के आने जाने से भी तुम्हें कभी असुविधा नहीं होगी। पर बेटी, कहीं तुम अकेली डरोगी तो नहीं? चिंतित स्वर में पूछे गए अम्मा के भोले प्रश्न ने कली को मन ही मन गुदगुदा दिया। वह भला डरेगी? मैं और बाबूजी 2 कमरे छोड़ तीसरे कमरे में ही सोते हैं और महावीर रात भर कसकर पहरा देता है। इस कमरे का द्वार एकदम सड़क के मुहाने पर खुलता है, तुम इसी से आ जा सकती हो। कली खाना प्राय बाहर ही खा लिया करती थी और जब घर पर रहती अम्मा उसे जबरदस्ती अपने साथ बिठाकर खिलाती। स्वदेश से इतनी दूर थी, इसी से पहाड़ की चिड़िया भी उन्हें प्यारी लगती। लाख बंगाली हो, कली का जन्म भी पहाड़ में हुआ था और वहीं रहकर बड़ी हुई थी। फिर बेचारी लड़की की न माँ थी न बाप था। दोनों ही उसे बहुत छोटी छोड़कर दिवंगत हो चुके थे। किसी मौसी ने ही उसे पाला है। यही सब बातें बना बना कर कली ने भोली अम्मा को ऐसा पटा लिया था कि वे उसे किराए की बात नहीं उठाने देती थी। जिस कमरे में कली रहती थी, उसकी कांच लगी अलमारी में अभी भी सुबीर की शादी के बर्तन सजे थे। वैसी साधारण पीतल, कांस्य और मुरादाबादी कलई के थाली, परात, लोटे, पीकदान जैसे हर मध्यम वर्गीय पहाड़ी कन्या को दहेज में मिला करते हैं। एक कोने में एक जोड़ा पीले रंग में रंगी खड़ाऊ रखी थी। हल्दी से रंगे पीले पटले पर बने 2 लाल रंग के बेडौल तोते लाल चोंचों में नींबू लटकाए अभी जरा भी धुंधले नहीं पड़े थे। जिस नक्काशीदार आईना लगे पलंग पर कली सोती थी, वह भी सुबीर की शादी का पलंग था। उस जहाज से पलंग पर कली की सी 20 कलियां एक साथ लोट पोट सकती थी। धीरे धीरे कली ने कमरे की काया पलट कर दी।
दहेज के बर्तन वाली अलमारी को उसने आकर्षक लेस के पर्दे से ढक दिया। एक कोने में उसने बक्से सूटकेस को ही ढांप ढूंप कर छोटा सा दीवान भी बना लिया। सूने कमरे की बदली सज्जा को देखकर अम्मा प्रसन्न हो गई थी। वैसे दीवान पर टंगे दो मनहूस चित्रों को हटाकर वह कमरे को कुछ अंश में और भी संवार सकती थी, पर वह मन ही मन समझती थी, मृत युवा पुत्र के कमरे में लगे उस चित्र को कली की आंखें बचाकर अम्मा नित्य ममता से निहार जाती। उतनी बड़ी कोठी में कम से कम 12 कमरे थे, फिर भी अम्मा ने उसे उस कमरे में क्यों रखा होगा? शायद कमरे की रिक्तता से स्वयं मुक्ति पाना चाहती होंगी। उठते बैठते सोते जागते पतली मूछों के बीच प्रेत से निर्जीव चित्र कली को बुरी तरह समा देता। कभी कभी तो वह मेजपोश उठाकर उसे ढांप भी देती। दीवार पर दूसरी ओर पूरे परिवार का एक ग्रुप चित्र लगा था, जिसके सदस्यों के आधे अंग दीमक चौखट के भीतर पहुंचकर चाट चुके थे। चित्र शायद 25-30 वर्ष पूर्व का था। पीले रंग के चित्र पर चारों ओर रंगीन बेलबूटे बने हुए थे। गृह स्वामी उस युग की साहबी वेशभूषा में तनकर बैठे थे, पारसी ढंग से, खूब लंबा आंचल लटकाए, घुटनों पर दोनों हाथ बिछाए। अम्मा मुस्कुरा रही थी। आसपास घुटनों तक की स्कर्ट में जापानी गुड़िया सी दोनों पुत्रियां और सेलर सूट में जुड़वा से लगते दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े सहमे से खड़े थे। दोनों चित्रों को हटा देने पर कमरा निश्चय ही बहुत कुछ उजला बन सकता था, पर कली ने जानबूझकर ही इन दोनों को वहीं रहने दिया था। एक तो वह घर पर रहती बहुत कम थी, इधर कई विदेशी अतिथियों को लेकर उसे लंबे दौरे पर जाना पड़ा था। आगरा, दिल्ली, नागार्जुन, भाखड़ा आदि घुमा फिरा कर पूरे महीने भर बाद लौटी थी। आते ही उसने देखा, गोल कमरे के द्वार पर आकर्षक पर्दे झूल रहे हैं। न जाने कहां से कतार की कतार गमलों की आकर बिछी है। एक 10-12 वर्ष के गोल गोल सी गोरी लड़की लोहे के फाटक में दोनों पैर रखकर झूला झूल रही थी। कली की गाड़ी देखते ही कूद कर भीतर भाग गई। ऑफिस की लंबी काली गाड़ी कली का सूटकेस उतार कर चली गई थी। उसकी अनुपस्थिति में शायद अम्मा की बड़ी पुत्री का परिवार आ गया होगा। साल में एक बार जाड़ों की छुट्टियों में अम्मा की दोनों पुत्रियां पहाड़ से यहाँ आती थी। झूला झूलने वाली लड़की शायद अम्मा को कली के आने की सूचना दे आई थी। कली ने पहले सोचा स्वयं ही अम्मा को जाकर अपने आने की सूचना दे आए। उसे अभी फिर दोपहर की गाड़ी से लखनऊ जो जाना था। चिकन की साड़ियों की किसी नुमाइश में मॉडल बनने के अनुबंध पर उसने तब बिना सोचे समझे दस्तखत कर दिए थे। तब क्या पता था इस एक महीने के भीतर उसकी हड्डी हड्डी दुखने लगेगी। अरे तू आ गई, एक तार कर देती तो महावीर स्टेशन चला जाता। गाड़ी तो गैरेज में ही दिन रात पड़ी रहती है। कहते हुए अम्मा आकर मोड़े पर बैठ गई। नहीं अम्मा, ऑफिस की स्टाफ कार आ गई थी। मुझे अभी फिर 3 दिन के लिए बाहर जाना है। एक महीने निरंतर घूमने फिरने से कली का मुंह उतर गया था। हद है यह नौकरी, अम्मा असंतुष्ट स्वर में कहने लगी। यह भी क्या कि लड़की को घुमा फिरा कर मार ही डालो। जया माया दोनों आ गई हैं। माया तो आज अपनी सहेली से मिलने चली गई। तू नहा धोकर आ, तुझे सबसे मिला दूं। पुत्रियों के परिवार के आ जाने से अम्मा के चेहरे पर जैसे नई रौनक आ गई थी। कली ने नहा धोकर आईना देखा और स्वयं अपना चेहरा उसकी आंखों से अनजान बना टकरा उठा। क्या गत बन गई थी चेहरे की। सूजी सूजी आंखों के नीचे झाई रूखे बाल। शरीर पर सचमुच ही वह घोर अन्याय कर गई थी। रात दिन का घूमना, उस पर बद परहेजी। ऐसे वह भला अम्मा की पुत्रियों से मिल सकती थी? कई रात्रियों का समोवेत जागरण पूरे चेहरे पर उभर आया था। वह पहले खूब देर तक पूरे वेग से नल खोलकर उसके नीचे बैठी रही। बिजली से बाल सुखाकर कर्लिंग पिन खोली और गुच्छे के गुच्छे मुलायम मुड़े तुड़े बाल कंधे पर बिखर गए। टेढ़ी मांग निकालने पर उसका चेहरा और बचकाना बन जाता था। फिर उसने अपनी सबसे सोबर साड़ी निकाली, आंध्र खद्दर की ऑफ वाइट, वही साड़ी जिसे पर उसने मद्रास हैंडलूम एम्पोरियम में देश विदेश से एकत्रित हुई 25 मॉडलों की सलोनी सूरत पर झाड़ू फिर रख दिया था। एक और लाल जरी की कन्नी, दूसरी ओर काले मिट्टी पाड़ में जरी की चमकती विद्युत वन्नी, जो किसी बिजली की भांति गिरने वाले को विस्फोट से पहले ही भस्मीभूत कर देती थी। कानों में वह केवल हीरे के दमकते कर्णफूल ही पहनती थी। इन्हीं कर्णफूलों की स्वामिनी बनने के लिए उसे जान हथेली पर रखकर चलती ट्रेन से कूदना पड़ा था। कैसा दुस्साहसी कलेजा था तब उसका। और अब एक लंबे अरसे तक वह धधकती भट्टी में हाथ डालकर खेलती रही थी, पर अब एक सामान्य सी चिंगारी उसे भयभीत कर देती थी। चिड़िया का कलेजा बन गया था उसका। कभी कभी अचानक वह नींद में ही जोर से चीख कर कांपने लगती। लगता कोई छाती पर चढ़ उसका गला घुट रहा है।
अपने कंठ से निकली गो 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 की अस्वाभाविक डरावनी आवाज से वह स्वयं ही जब खिसियाकर उठ बैठती तो पसीना पसीना बनी वह फिर बड़ी देर तक सो नहीं पाती। अपनी कंपनी के डॉक्टर गुप्ता के पास वह गई तो उन्होंने हंसकर कहा, नर्वस मिस मजुमदार, नर्वस, शादी कर लो, फिर कोई छाती पर चढ़कर गला नहीं घोटेगा। हाथ की नन्ही घड़ी को सहलाकर कली ने कलाई पर बांध लिया। चारों ओर हीरो की वर्तुलाकार पंक्ति में घिरी घड़ी के भीतर टेढ़े मेढ़े रोमन अक्षर चींटियों से चमक रहे थे। यह घड़ी लॉरिन आंटी की भेंट थी। एक बार एक साथ 300 घड़ियां स्मगल करने का कठिन भार लॉरिन ने कली को सौंपा था और वही भार सफलतापूर्वक वहन करने के पुरस्कार स्वरूप उसे यह अनूठी घड़ी प्राप्त हुई थी। गोदी में था भाड़े का एक गोल मटोल शिशु और उसी शिशु के नैपकिन में रुई के भीतर ठसी थी विदेशी घड़ियां। ऐसा ट्रेंड शिशु कली ने अपने जीवन में पहली बार देखा था। बंबई से कलकत्ते तक की यात्रा और मजा जो पट्टा एक बार भी रो दे। देखने में ऐसा गुलगुथना जैसे मोम का डला हो। उसी डब्बे में लड़कियों की एक हॉकी टीम बंबई से कलकत्ता जा रही थी। लंबे लंबे मर्दाने चेहरे वाली सब लड़कियां वैसी ही रूखी सूखी जैसे प्रायः हॉकी खेलने वाली लड़कियां हुआ करती है। उन अश्वमुखियों का दल अपने कोच और मोटी मैनेजर सहित कली की गोद के शिशु के पीछे जैसे दीवाना हो गया था। यह आपका बच्चा है? सच? कौन विश्वास करेगा? उनके लंबू कोच ने कहा था। क्यों? कली ने सहम कर पूछा था। कहीं सीआईडी ने तो नहीं सूंघ लिया? नहीं जी, माफ कीजिएगा, आप तो खुद ही बच्ची लगती है। और अपनी बत्ती सी दिखाकर वह ही करके हंसने लगा था। टीम की हर लड़की ने उसे बारी बारी से गोदी में ले लिया। हॉकी स्टिक सी बन गई कड़ी ठूंठ सी बाहों में उछाला, गुदगुदाया, चूमा चाटा। पर 120 विदेशी घड़ियों का लंगोट बांधे वह नन्हा पहलवान कैलेंडर के बच्चे वाली हंसी से सबका मन मोहता रहा। लॉरिन आंटी का यही अंतिम काम किया था कली ने। उसी रात आंटी ने उसकी कलाई चूमकर उसे वह घड़ी पहना दी थी। सोने में मड़कर रखने लायक है यह दक्ष कलाइयां और यह चेहरा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है कली। क्यों आंटी? अनजान बनकर कली ने पूछा था। क्यों? इसलिए मेरी बच्ची कि किसी का खून भी कर लोगी तब भी अदालत तुम्हें छोड़ देगी। ऐसा निर्दोष चेहरा, ऐसी निष्पाप आंखें और देशी उस्तरे की धार सी तेज अंगुलियां। कली ने गर्व से दर्पण को चुनौती दी। हाथ में बटुआ और कंधे पर एयरबैग लेकर वह अम्मा के परिवार से मिलने चल पड़ी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी द्वारा लिखित उपन्यास कृष्णकली का 6वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वाचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।